चलो भाग 13 तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे क्या, भाग 14। और भाग 14 में है लोक सेवाएं व लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 323 के बीच में बताया। 308 से लेकर 323 क्या बताया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हमको ये दोनों लाइन याद रखिए। भाग में क्या है, तो भाग 14 में क्या है, लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 308, अनुच्छेद नंबर 308 इसमें है निर्वचन। अनुच्छेद नंबर 308 इसमें क्या है, निर्वचन मतलब व्याख्या। लोक सेवा और लोक सेवा आयोग की इसमें क्या की गई है, व्याख्या। क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अनुच्छेद नंबर 308 में है निर्वचन यानी कि व्याख्या। तो किसकी व्याख्या, लोक सेवा और लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग की क्या की गई है, व्याख्या। अनुच्छेद नंबर 309, अनुच्छेद नंबर 309 लोक सेवाओं के भर्ती के निर्देश। लोक सेवा के भर्ती के निर्देश, लोक सेवकों की भर्ती, लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्त। इसमें क्या बताया गया है, लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्त। जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी बनेंगे, लोक सेवा आयोग सेवक होंगे, उनकी भर्ती और सेवा शर्तों के लिए जो कानून है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। जो लोक सेवक होंगे, जैसे केंद्र के लिए लोक सेवक है ना, लोक सेवक का मतलब होता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी। क्या होता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी। अभी और डिटेल में लाऊंगा। तो जो कानून है ना, तो उसके लिए जो भी कानून है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो उसी प्रकार राज्य के भी अधिकारी होते हैं, तहसीलदार, एसडीएम है ना, डीएसपी, ये सब क्या है, राज्य के अधिकारी हैं। तो इनके लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। क्लियर है ना। जो कलेक्टर है, आपका डीआईजी है, ये लोग कहां से आते हैं, केंद्र से आते हैं, यूपीएससी से। तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और जैसे आपका तहसीलदार है, एसडीएम है, इनकी भर्ती और सेवा शर्तों के लिए कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। यदि कानून नहीं बना है, यदि कानून नहीं बना है ना, संसद में कोई भी प्रकार का कानून नहीं बना है, तो उनके भर्ती और सेवा शर्तों के लिए जो कानून है वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। और राज्य के लिए कौन बनाएगा, राज्यपाल। यदि संसद ने किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया है, तो उस समय हमको लोक सेवकों की भर्ती करना है, तो उस समय कानून कौन बना के देगा, राष्ट्रपति बना के देगा। राज्य में अधिकारियों की भर्ती करना है, विधानमंडल ने किसी भी प्रकार की उनके भर्ती के लिए कानून बनाया नहीं है, तो उस समय कानून बना के तुरंत कौन देगा, राज्यपाल देगा। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 309। क्लियर है, अनुच्छेद नंबर 310, अनुच्छेद नंबर 310 इसमें दिया है लोक सेवकों की पदावधि, यानी कि कार्यकाल। जो लोक सेवक यानी कि जितने अधिकारी होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, क्या होगा। तो इसमें लिखा है कि जो केंद्र के होंगे अधिकारी, जो केंद्र के लोक सेवक होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करेंगे। और जो राज्य के अधिकारी होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी राष्ट्रपति किसी भी अधिकारी को कभी भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है, केंद्र वाला को। और राज्यपाल जो है राज्य के अधिकारियों को कभी भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है, क्योंकि वो किसके प्रसाद पर्यंत पर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे काम करेंगे। ऐसा लिखा है इसमें अनुच्छेद नंबर 310। क्लियर है। लेकिन किसी भी अधिकारी को निकालना इतना आसान थोड़ी है। इनको निकालने का है ना उल्लेख जो है, किसी भी अधिकारी को उनके पद से हटाने का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 311 में है ना, पद से हटाना। लोक सेवकों की पद मुक्ति, लोक सेवकों की पद मुक्ति इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 311। कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है कि जो कोई भी अधिकारी होता है वो केंद्र का अधिकारी है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करेगा, यानी राष्ट्रपति उसको कभी भी क्या
अधिकारी हैं तो उनको कौन निकाल सकता है? राज्यपाल कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि वो किस पे काम करते हैं? प्रसाद परिषद पे काम करते हैं। लेकिन किसी को निकालना इतना आसान नहीं है। जो रिटायरमेंट है वो कितना है? 65। कितना? 62। कितना है? 62। जितने भी अधिकारी हैं वो अपने 62 साल की उम्र तक कार्य करते हैं, उसके बाद वो अपना क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं, है ना, अपना कार्यकाल छोड़ देते हैं। तो ये उनका क्या हो गया? कार्यकाल। जो अधिकारी है उनका कार्यकाल। इसके बाद 311 में क्या बताया है? लोक सेवकों की पद मुक्ति, मतलब उसको हम पद से कैसे हटा सकते हैं? तो पद से वो खुद भी हटना चाहेंगे। अगर किसी को त्याग पत्र देने हैं तो जो अखिल भारतीय सेवक हैं, जो भारत के अधिकारी हैं, वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और जो राज्य के अधिकारी हैं वो अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। यदि स्वेच्छा से कोई भी अधिकारी IAS, IPS और IFS अपना पद छोड़ना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उसी प्रकार राज्य के जो अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार है, SDM है, DSP है, ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। क्लियर है? यदि इन पर किसी भी प्रकार के कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो इनको डायरेक्ट नहीं हटाया जाता। पहले कई केस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट हटाया जाता है, लेकिन पहले क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति इनके ऊपर लगाए गए आरोपों का क्या करता है? जांच करता है। और वो जांच अगर सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो अखिल भारतीय सेवकों को क्या कर देता है? पद से हटा देता है। क्लियर है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 311। किसी डाउट है इसमें? इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 312। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अनुच्छेद के साथ याद रखना है। इसको अनुच्छेद के साथ याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन अनुच्छेद नंबर 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, सेवा मतलब नौकरी। सेवा मतलब नौकरी। तो नौकरी होता है 3 प्रकार। नौकरी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला होता है राजकीय सेवा, राजकीय सेवा। दूसरा होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा। और तीसरा नौकरी होता है क्या? अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है? अखिल भारतीय सेवा। राजकीय सेवा मतलब ऐसे कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। उनको पेमेंट भी राज्य सरकार देता है और उनको निकालने का भी अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, ये सब कैसे हैं? राजकीय सेवा, है ना। जितने भी गुरुजी हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, उनकी भर्ती कौन लेता है? राज्य सरकार देती है। उनको पेमेंट भी कौन देता है? राज्य सरकार देता है। और उनको निकाल भी कौन देता है? राज्य सरकार। केंद्रीय सेवा मतलब जिसकी भर्ती कौन करता है? केंद्र करता है। पेमेंट भी कौन देता है? केंद्र देता है। और निकालने का अधिकार भी किसके पास होता है? केंद्र के पास। वो क्या कहलाता है? केंद्रीय सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय सेवा। मतलब बैंक की नौकरी, रेलवे की नौकरी, पोस्ट ऑफिस की नौकरी, ये सब कैसी सेवा है? केंद्रीय सेवा। क्योंकि उनकी भर्ती कौन करता है? केंद्र करता है। पेमेंट भी कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। और उसको निकालने का भी अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार। उसके बाद होता है अखिल भारतीय सेवा। ऐसे अधिकारी जिनकी भर्ती कौन करता है? केंद्र करता है। कौन करता है? केंद्र करता है। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? राज्य में। और इनको पेमेंट भी कौन देता है? राज्य देता है ना। ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। लेकिन काम कहाँ करते हैं? राज्य में। तो राज्य में काम करते हैं तो पेमेंट भी कौन देगा? राज्य देगा, है नहीं। तुम्हारे घर में काम कर रहा है, पड़ोसी थोड़ी देगा तनख्वाह को। तो राज्य में काम करता है तो तनख्वाह भी कौन देगा? राज्य देगा। लेकिन निकालने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। किसको होगा? केंद्र। क्लियर है? तो ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति केंद्र करता है, काम राज्य में करते हैं, वेतन भी राज्य वाला देता है, और निकालने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को। नौकरी से हटाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र। हाँ, निलंबित करने का अधिकार राज्य को होता है। निलंबित करने का अधिकार किसको होता है? राज्य। निलंबित करना क्या होता है? कुछ समय के लिए उसको उसके पद से हटा दे, ये निलंबित है। तो जैसे अभी कोई कलेक्टर है, मान लो कोई गलत काम कर दिया, है नहीं, तो उसको राज्य की सरकार कुछ समय के लिए क्या कर देगी? सस्पेंड, निलंबित कर देगी। लेकिन उसको परमानेंट नौकरी से निकाल सकते हैं क्या? नहीं। परमानेंट नौकरी से निकालने का अधिकार है किसको? केंद्र। क्लियर है? तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं, ये केंद्र की सरकारें चुनती है, राज्य में भेजती है, राज्य के लोग भी वेतन देते हैं, और केंद्र इसको हटा सकता है, राज्य इसको सिर्फ क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। जो अखिल भारतीय सेवा है, ये आजादी से पहले भी था, और आजादी से पहले 2 प्रकार का था, IAS और IPS।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। ये दो ही प्रकार की थी आजादी से पहले, और जब भारत का संविधान बना आजादी के बाद तो भी कितने अखिल भारतीय सेवाएं थी? 2 अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन आज अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी हो गई है? 3। 1966 में तीसरा जोड़ा गया है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तीसरा कब जोड़ा गया? 1966 में जोड़ा गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? IAS, है ना। जैसे तहसील ऑफिस और कलेक्ट्रेट में जो अधिकारी बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं? IAS कहलाते हैं। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कहलाते हैं? IPS कहलाते हैं, ठीक है। और 1966 से चालू हुआ है IPS, यानी कि जो जंगल है ना, वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? IFS। क्लियर है? ठीक है। तो 1966 में ये नया बना है क्या? IFS। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से अखिल भारतीय सेवाएं पारंपरिक हैं या पहले से है, ऐसे कर। तो IAS और IPS क्या है? ये प्राचीन है, और नया जो बना है वो क्या है? IFS। जब भी किसी नए अखिल भारतीय सेवा का गठन करना होता है, जैसे 1966 से पहले कितने थे? 2 थे, IAS और IPS। अब 1966 में क्या बनाने का आया दिमाग में? IFS। सरकार को क्या आया? IFS बनाना है करके। तो ऐसा बनाना है करके जब विचार आया होगा तो पहले तो इसका समर्थन दिया जाएगा 2/3 बहुमत से। कहां? राज्यसभा में 2/3 बहुमत से राज्यसभा में समर्थन दिया जाता है कि हमको एक नए प्रकार का क्या बनाना है? अखिल भारतीय सेवा बनाना। यदि 2/3 बहुमत से राज्यसभा में ये पास हो जाता है कि हाँ ठीक है, क्या बना सकते हो? IFS बना सकते हो, तब ये फिर विधेयक लाया जाएगा कि IFS क्या करना है? बनाना है। पहले बनना है कि नहीं बनना है, इसके लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। कहाँ? राज्यसभा। अब वो प्रस्ताव कितने बहुमत से होना चाहिए? पास 2/3 बहुमत से। सिर्फ बनना है कि नहीं बनना है ये कि अब बनना है करके 2/3 बहुमत से क्या हो गया? पास हो गया। अब बनाना है करके फिर विधेयक लाया जाएगा। कहाँ? राज्यसभा में। वो साधारण बहुमत से पास होकर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना ऑटोग्राफ देगा, तब जाके नया अखिल भारतीय सेवा का क्या होता है? निर्माण। क्लियर है? तो किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए पहले इसका राज्यसभा के 2/3 बहुमत का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए, और समर्थन मिलने के बाद वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बनता है क्या? अखिल भारतीय सेवा। आज भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3, IAS, IPS और IFS। क्लियर है? ये है अनुच्छेद नंबर कौन सा? 12। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 313। इसमें है संक्रमणकालीन उपबंध। इसमें क्या लिखा है? संक्रमणकालीन उपबंध। सब लोग सेवाएं हो गया, अखिल भारतीय सेवा के लिए संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध। देखो, आजादी से पहले भी हमारे देश में IAS और IPS था, तो उनके लिए पहले भी कानून रहे होंगे, है ना भाई। अंग्रेज लोग बिना कानून के चलाए थोड़ी होंगे इनको, तो उनके लिए भी पहले क्या था? कानून। तो जो पहले आजादी से पहले जो कानून था वही कानून अगर भारत के संविधान में वर्णित है तो वो जैसे के तैसे क्या रहेंगे? चलते रहेंगे। क्लियर है? क्या बोला गया कि 1947 आजादी से पहले IAS और IPS के लिए जो भी कानून थे, अगर वो संविधान में लिखे गए हैं तो वो ऐसे ही जैसे के तैसे क्या होंगे? चलते रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 313। अनुच्छेद नंबर 314 समाप्त। अनुच्छेद नंबर 314 को क्या कर दिया गया है? समाप्त। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया किसके बारे में? लोक सेवा के बारे में। इसके बारे में लोक सेवा के बारे में। अब क्या है? लोक सेवा आयोग, और इसका वर्णन है किसमें? अनुच्छेद नंबर 315। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, सीधा नाम से पूछा जाता है। इस भाग में आपको 2 अनुच्छेद अच्छे से याद करने हैं। अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवा, और अनुच्छेद नंबर 315 क्या है? लोक सेवा आयोग। यहां तक किसी को डाउट? संक्रमण काल क्या था कि आजादी से पहले भी IAS और IPS के लिए क्या बने थे? कानून बने थे, है ना। तो जो वही कानून यदि संविधान में क्या है उसको लिया गया है, संविधान में लिया गया है, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वो जैसे के तैसे क्या होगा? बना रहेगा। लेकिन जो संविधान में नहीं है वो उसी समय क्या हो गया? समाप्त।
ऐसा कहा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 313। क्लियर है? अब अनुच्छेद नंबर 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद नंबर 315 क्या है? लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग जो है वो 3 प्रकार का होगा। लोक सेवा आयोग कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा, जिसमें पहला कहलाएगा संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा कहलाएगा राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा कहलाएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है? पूरे देश में अधिकारियों का चयन करना है तो उसके लिए परीक्षा का आयोजन करने वाला जो समिति होगा, जो संगठन होगा, वो क्या कहलाएगा? संघ लोक सेवा आयोग, है ना? भारत देश के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, उसको क्या बोलेंगे? राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे हमारे राज्य का लोक सेवा आयोग क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, CGPSC। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग MPPSC, है ना? संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है जब कोई एक लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों का होता है। जैसे जब छत्तीसगढ़ बना तब जो MPPSC था, MPPSC ये छत्तीसगढ़ के लिए भी था और किसके लिए भी था? MP के लिए। तो 2 राज्यों के लिए था, इसलिए क्या था? संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्लियर है? यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक लोक सेवा आयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्लियर है? ये संयुक्त लोक सेवा आयोग कैसे बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग बनाना है तो उन दोनों राज्यों के विधानमंडल का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। दोनों राज्यों के विधानमंडल का समर्थन होना चाहिए। उसके बाद संसद जैसे पास करके देगा कि ये दोनों का क्या होगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, तब इन दोनों राज्यों के लिए किसको बनाया जाएगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। मतलब दोनों राज्यों के परमिशन से वो पहले फिर दोनों राज्यों को परमिशन मिल गया, फिर कहा जाएगा संसद में, लोकसभा राज्यसभा का भी परमिशन मिलेगा, तब जाके किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग की क्या होती है? स्थापना। क्लियर है? आगे चले। अनुच्छेद नंबर 316। अनुच्छेद नंबर 316। अनुच्छेद नंबर 316 इसमें बताया गया है नियुक्ति व कार्यकाल। नियुक्ति व कार्यकाल किसकी नियुक्ति? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और क्या होंगे? सदस्य। अध्यक्ष और क्या होंगे? सदस्य। अध्यक्ष प्लस सदस्य, तीनों में ना, तीनों में अपना अध्यक्ष और अपना क्या होगा? सदस्य। इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 316 में बताया। ध्यान से सुनना। इनके सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, है ना? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने सदस्य होंगे? राज्य का कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त कर, वो सदस्यों का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। कितने सदस्य होंगे इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण जो है संघ लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल करता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान हमारे संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। ठीक है? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? 2 राज्य का इसलिए राज्यपाल करेगा, बस सोचना दोनों राज्य में राज्यपाल में लड़ी हो जाए, मैं करूंगे तो चक्कर, है ना? इसलिए 2 राज्यों का है, इसलिए संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? और इसी अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? कार्यकाल के बारे में। ध्यान से सुनना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है किसका? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का। जो पहले आता है, मान लो कि कोई अभी 2022 में क्या बना? अध्यक्ष बना, जिसका उम्र जो है 55 साल है। कितना साल है? 55 साल। तो ये 6 साल बाद रिटायरमेंट होगा 2000 कितने में? 28, क्योंकि उस समय इसकी उम्र कितनी हो जा रहेगी? 20 साल।
तो क्या पहले आया? 6 वर्ष पहले आया ना। अभी 65 साल नहीं हुआ, लेकिन उसको काम करते करते कितने साल हो गए, इसलिए वो क्या होगा, रिटायर। लेकिन मान लो कोई 2022 में क्या हुआ, अध्यक्ष बना और उसका उम्र 63 साल, उसका उम्र कितना साल है, 63। तो ये मात्र 2 साल बाद 2024 में क्या होगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको कितना वर्ष हो गया, 65। क्लियर है? तो यदि 65 वर्ष नहीं हुआ है तो 6 साल तक काम करेगा, है ना। और यदि 6 साल नहीं हुआ उसको क्या हो गया, 65 साल हो गया, तो भी उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त। क्लियर है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या कितना होता है, 65 वर्ष। इसका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है ना। तो दोनों में अंतर केवल उम्र का है, बाकी का जो वर्ष है वो कितना है, 6 वर्ष है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्लियर है ना। ये हो गया कौन सा, अनुच्छेद नंबर 316। अनुच्छेद नंबर 317, अनुच्छेद नंबर 317 है ना, पद मुक्ति। इसकी पद मुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद मुक्ति को बताया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। और यदि उनको त्याग पत्र भी देना है तो किसको देगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाना है तो राज्यपाल हटाएगा, और उनको त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा, राज्यपाल को। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को त्याग पत्र देना है या उनको हटाना है तो ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? नहीं, एक मिस्टेक हो गई। हटाने का पावर केवल और केवल किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, चाहे वो कोई भी आयोग, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब को हटाने का पावर किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। और इनको त्याग पत्र भी देना होता है तो किसको त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 317 में क्या बताया गया है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद मुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 318, अनुच्छेद नंबर 318 वेतन, अनुच्छेद नंबर 318 वेतन। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। वेतन का निर्धारण, वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन का निर्धारण राज्यपाल करेगा, और संयुक्त का भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? तो वेतन का निर्धारण संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कौन करेगा, राज्यपाल। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? वेतन कहां से दिया जाएगा, तो इसको दिया जाएगा केंद्र की संचित निधि से। केंद्र संचित निधि से दिया जाता है किसको, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कहां से दिया जाएगा, राज्य संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाएगा, जितने राज्यों में काम कर रहे हैं उन राज्यों के संचित निधि से आधा आधा हिस्सा दिया जाएगा, है ना, बराबर हिस्सा दिया जाएगा, है ना। 2 राज्यों का है तो 50% एक राज्य, 50% एक राज्य। यदि 3 राज्य का है तो 33% देंगे, है ना। तो ऐसे बराबर बराबर राज्यों से संचित निधि से दिया जाता है किसका वेतन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन। तो ये राज्यपाल निर्धारित करेगा तो हर राज्य अपना अलग अलग करेगा, है ना, और इसका भी अलग ही अलग होता है। बात करते हैं किसका, संघ लोक सेवा आयोग का। तो अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन जो है वो 2,50,000 रुपए है ना, 2,50,000 रुपए। और सदस्य का 2,25,000, 2,25,000 रुपए वेतन है किसका, अध्यक्ष का और किसका, सदस्य। 2,50,000 रुपए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन और 2,25,000 रुपए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का क्या है, वेतन। क्लियर है? आगे चले। अनुच्छेद नंबर 319, अनुच्छेद नंबर 319, अनुच्छेद नंबर 319 पद मुक्ति के बाद इनका क्या होगा,
इसको बताया गया है किसमें 319 में। पद मुक्ति के बाद की स्थिति को बताया गया किसमें अनुच्छेद नंबर 319। ध्यान से सुनना 319 में कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद मुक्ति के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। क्या बोला गया है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद मुक्ति के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष का हो गया। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद मुक्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या किसी अन्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष। सदस्य से वो उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो या संघ लोक सेवा आयोग का क्या बनेगा? अध्यक्ष, या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। क्लियर है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना पद समाप्त होने के बाद, पद मुक्ति के बाद, या तो वो किसी और राज्य के लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या क्या बन सकता है? अध्यक्ष। क्लियर है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष का पद ग्रहण कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो वो अपने ही लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष। किसी अन्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य क्या बन सकता है? अध्यक्ष। ऐसा बताया गया इसमें अनुच्छेद नंबर 320। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 320, अनुच्छेद नंबर 320 इसमें लोक सेवा आयोग का क्या बताया गया है? कार्य होता है। लोक सेवा आयोग का कार्य, तो इनका सबसे मेन कार्य ये होता है कि जैसे केंद्र के लिए अधिकारियों की भर्ती करना है तो उसके लिए ये क्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है। राज्य के लिए अगर हमको क्या चाहिए? अधिकारियों का नियुक्ति करना है तो उसके लिए परीक्षा का आयोजन कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग CGPSC का। ठीक है? और ये संयुक्त वही भी करता है कि 2 राज्यों का है तो राज्यों में यदि अधिकारियों की भर्ती करना है तो उसके लिए परीक्षा का आयोजन कौन कराएगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग कराएगा। क्लियर है? इसके बाद अनुच्छेद नंबर 321, अनुच्छेद नंबर 321 संसद जो है कानून बनाकर लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकती है, कार्य में वृद्धि कर सकती है। ऐसा लिखा है इसमें अनुच्छेद नंबर 321। संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा? 321। अनुच्छेद नंबर 322, अनुच्छेद नंबर 322 इसमें संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए खर्च के बारे में बताया गया। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें जो खर्चा आएगा उसके बारे में बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 322 में। तो संघ लोक सेवा आयोग से जो खर्चा होगा वो केंद्र वहन करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग का जो खर्चा होगा वो राज्य वहन करेगा, और संयुक्त लोक सेवा आयोग से जो खर्चा होगा वो जिस राज्य का है उस राज्य के लोग भरेंगे, उस राज्य की सरकार भरेगी। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 322 क्या बताया गया है? खर्च। अनुच्छेद नंबर 323, अनुच्छेद नंबर 323 लास्ट, इसमें रिपोर्ट पेश करता है वर्ष में एक बार। हर वर्ष में वह है ना वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को भेजता है कौन? संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो किसको भेजेगा? राज्यपाल को। क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजता है? राष्ट्रपति को। और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजता है? राज्यपाल को भेजता है। और इस वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में पेश करवाएगा और राज्यपाल जो है वो विधानमंडल में पेश करवाएगा। क्लियर है? तो ये है कौन सा? भाग 14 अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 319। क्लियर है? किसी डाउट है किसी प्रकार का?